1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से बढ़ाएंगे अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेशन को। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं डेफिनिट इंटीजर का। इससे पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कैसे बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं डिफरेंट इंटीजर पे, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के डिफरेंट इंटीजर के सवाल सॉल्व करते हैं, कैसे बाय पार्ट लगा के सवाल सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्त, आज की जो हम लोग क्लास होगी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं और जो आपके एग्जाम्सन में डायरेक्ट इन पे बेस्ड होते हैं। तो हम लोग का क्लास का आज की जो क्लास बेस्ड रहने वाली है वो रहने वाली है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीजरल। एक टॉपिक इससे पहले हम लोगों को जो था वो था डिफरेंट इंटीजर एज अ लिमिट ऑफ अ सम। वो टॉपिक हम लोग इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद कवर करेंगे। तो अब अभी तक जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। यह है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीजर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्त। ये पढ़ेंगे क्यों? सबसे पहले सवाल आता है कि हम प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ने जाएंगे। क्या प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है? ये सवाल आती है कि बिना प्रॉपर्टीज पढ़े हम सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। दोस्त, बात ये है कि किसी की प्रॉपर्टीज आप जानते रहते हो तो उसको हैंडल करना आसान होती है। मान लो कि मेरे बारे में ही जानकारी है, आपके बारे में, किसी के बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त आपको रहता है, उसके गुण के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो उस आदमी के बारे में आपको केयर करना बहुत ही आसान होता है। सो डैट मान लीजिए कि किसी की गर्लफ्रेंड है ना, और मान लो बहुत ही नखरा करती है, तो उसको आइडिया पूरा है कि अच्छा कहाँ से क्या चीज़ मैनेज करेंगे तो मान जाएगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज, नेचर, फीचर सारा अगर वो जान रहा है तो दोस्त उसको हैंडल करना क्या रहता है? आसान रहता है। रहेगा कहीं तो बोलेगा बाबू है कहीं, है कि नहीं? तो उस केस में दोस्त क्या होता है कि नॉर्मली कि जब आप किसी चीज़ के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज जानते हो तो वो हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। इसी के लिए जब कभी भी हम पढ़ने जाते हैं तो प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ते हैं उस चीज़ की, ताकि उसके बारे में आसानी से काम। प्रॉपर्टीज करता क्या है एक्चुअल में? तो प्रॉपर्टीज हमारे काम को आसान बनाता है। प्रॉपर्टीज हमारा, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे फिर भी होगा, लेकिन अगर जो प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है वो आपसे उसकी जो एक्सेसिंग होगा, जो काम करने का स्पीड होगा, काफ़ी बूस्टिंग स्पीड होगा, काफ़ी फास्ट स्पीड होगा। सो डैट हमें क्या करना होता है, हमें एग्जाम्सन में 2-3 क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने नहीं होते हैं। सो डैट हमें अपनी स्पीड को बूस्ट करके प्रॉपर्टीज लगा के जल्दी से उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें जानना पड़ता है कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट इंटीजर का ये क्या है। तो ऑल दो हमें प्रॉपर्टीज की नीड समझ में आ गई। ये हमारा क्या करेगा? डिफरेंट इंटीग्रेशन का सॉल्व करने का काम जो है आसान करेगा। और अगर प्रॉपर्टीज जिसको नहीं पता होगा, किसी को पता होगा, तो अंतर क्या होगा? उसकी स्पीड काफ़ी बूस्ट होगी, वो फास्ट में किसी काम को कर पाएगा, डिफरेंट इंटीजर को कैलकुलेट कर पाएगा। जिसको नहीं पता होगा काम तो करेगा बट वही पूरे 3 घंटा में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात हो जाएगी। तो दोस्त, चाहिए क्या हमें कि हमें तो ये करना नहीं है, हमें अपनी एक्सेसिंग को भी फास्ट रखना है। इसका मतलब हमें कि प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी उठाए जाते हैं और अच्छे नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो बेस जो शुरू के जो प्रॉपर्टीज है 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज है वो एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, उसकी उपयोग करके हम अदर प्रॉपर्टीज में सवाल बनाने में करते हैं। लेकिन जो बाकी जो प्रॉपर्टीज है, करीब यहाँ 7 से 8 प्रॉपर्टीज होने वाली है, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके अच्छे 6 नंबर का जो मार्क्स के आपके जो पूछे जाते हैं एग्जाम्सन में, वहाँ से वो बनते हैं। तो दोस्त, आइए एक एक करके देखेंगे हम डिफरेंट इंटीजर के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी आप समझ गए होइएगा कि प्रॉपर्टीज पढ़ना क्यों ज़रूरी है। या हमें क्या करेगा? हमारी कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा, काफ़ी फास्ट करने की में मदद करेगा। दोस्त, देखिए क्या होगा। ये हम पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ठीक है, a to b 1 dx। दोस्त, बहुत ही सिंपल है, हम सबको पता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस बी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा a x और x का वैल्यू एक बार में b माइनस ए, क्या होगा दोस्त? ये हो जाएगा b माइनस ए। दिस इज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज। ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज रहेंगी। यहाँ से ये एकदम बेसिक से जो कि हम जान रहे हैं। इसकी इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट ये b माइनस ए आ जाएगा।
दोस्त बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टीज हमारा कहता है इंटीग्रेशन a to b fx dx रहेगा ना दोस्त। तो इसका अगर आप लिमिट पलटते हो, क्या करते हो, लिमिट को उल्टा कर दो, a b to a कर दो। मतलब अगर आप इसकी लिमिट पलट दो, यानी ऐसे कर दो दोस्त, ये है a to b तो b to a कर दो fx। तो आप ये कर सकते हो, लेकिन इसमें करने पर होता क्या है, एक्चुअल में करने पर एक डिफरेंस आता है। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा होगा इसको करने पर, तो इसका लिमिट पलट के जब आप बात करोगे, लिमिट को उलट दिए, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिया, दोस्त होता कुछ नहीं है, एक साइन डिफरेंस आता है, माइनस साइन आ जाता है। दोस्त अगर इसकी प्रूफ की बात करें, तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं प्रूफ की बात, चलिए हम देखते हैं नॉर्मली कि ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्त प्रूफ की इसकी बात करेंगे, तो अगर हम प्रूफ की बात करें, इसकी प्रूफ की बात करें कि ये कैसे हो जाएगा, तो नॉर्मली हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b बराबर क्या होता है, a to b बराबर होता है आपका a to b fx dx बराबर क्या होता है दोस्त, हम जानते हैं ये होगा क्या हमारा, इसका मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन जो स्मॉल एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल एफ एक्स आता है इसका इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, a to b में। तो दोस्त क्या करते हैं, हमारे हमको आइडिया पता है, अपर लिमिट x के बदले पहले पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस ऑफ एफ ए। दोस्त ये हो जाएगा एफ बी माइनस ऑफ एफ ए, ये वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त अगर बात कीजिए इसको, तो इसको क्या और लिख सकते हैं दोस्त, इसको क्या लिख सकते हैं, जरा सा सोचो। अगर हम बात करें ए, अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अब देखिए ध्यान से, ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दोस्त अब बात करते हैं बी टू ए में बात करते हैं। बी टू ए अगर इसी का लिमिट पलट के बात करें, बी टू ए कर दे और एफ एक्स कर दे, तो इसका डी एक्स कर दे, तो दोस्त क्या आएगा, इसकी इंटीग्रेशन मान लीजिए कुछ आता है, तो हम लोग मान लें कैपिटल एफ एक्स आएगा, तो कैपिटल एफ एक्स आ गया, ठीक है, कहाँ से कहाँ, ए टू बी। अब दोस्त यहाँ से जब हम करेंगे ये वाला काम, तो क्या होगा, बी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी टू ए नहीं, बी टू ए, बी ऊपर है दोस्त, इसको देख लीजिए, ये यहाँ पे b लोअर लिमिट है, a अपर लिमिट है, जाएगा एफ ए माइनस ऑफ एफ बी, ठीक है दोस्त। अब जरा सा देखो गौर से दोस्त, इसको देखो और ये वाले फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इसमें दोनों में अंतर क्या है, एक निगेटिव का अंतर, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम ये कर ले माइनस ऑफ, इसको कर दें माइनस कॉमन ले ले दोस्त, माइनस कॉमन लेंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा, एफ बी माइनस का एफ ए बन जाएगा दोस्त, एफ बी माइनस का एफ ए बन जाएगा। अब यहाँ से इसको मान लेते इक्वेशन सेकेंड, या फिर कह सकते हो कि हम एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, यानी एफ बी माइनस एफ ए क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें एफ ई माइनस एफ बी की, अगर हम यहाँ से दोस्त वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, हम अगर वैल्यू पुट करें तो हम कहेंगे ए टू बी एफ एक्स, सॉरी बी टू ए है दोस्त, क्या होगा यहाँ से बी टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, दोस्त क्या लिख सकते हैं, देखो दोस्त, देखो यहाँ माइनस छोड़ के ये देखो एफ बी माइनस एफ ए के बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, इसके बदले तो ये लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो दोस्त अब गौर से देखो, यही चीज़ हम प्रूव कर लिए, ए बी टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। बी टू ए माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसमें माइनस लगा देंगे ए टू बी, अगर ये निगेटिव होगा तो इसका अपोजिट आएगा ये, तो क्या आएगा अपोजिट में, ये हो जाएगा बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर लिमिट उल्टा करते हैं, उलटने पर केवल साइन वैल्यू में जो भी होगी उसमें केवल क्या चेंज आएगी, साइन की चेंज आ जाएगी, अभी आप यहाँ इस चीज़ की प्रूफ भी देखें कि कैसे ये हो जाता है। दोस्त आइए इस पे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे अंतर आता है, दिखाते हैं कैसे आता है, डिफरेंसेस कैसे आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे इंटीग्रेशन 1 to 2x dx, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम में से सब कर लेगा ये फटाफट जल्दी। x स्क्वायर बाई टू कहाँ से कहाँ 1 to 2 दोस्त, यहाँ 1 to 2। अब देखो इसकी आंसर कितना आ जाएगा बताओ दोस्त, 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर बाई
2 माइनस 1 के स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा दोस्त 2 माइनस 1 बाई 2, ये आ जाएगा आपका 4, 3 बाई 4 माइनस 1 3 बाई 4, दोस्त ये कितना आ जाएगा 3 बाई 4 आ जाएगा। चलिए दोस्त अब एक काम करते हैं, अब एक के बाद लिमिट बनाते हैं, इसी का बनाते हैं उल्टा क्या कि अभी इंटीग्रेशन करते हैं, क्या चीज़ 2 to 1 में इंटीग्रेशन करते हैं x dx, अभी अपर लिमिट उलट दी है, क्या करें उलट दी है, देखो इसके अपोजिट कर दिए दोस्त, तो क्या हो जाएगा 2 to 1 में, और ये भी इसका इंटीग्रेशन भी आएगा x स्क्वायर बाई 2, अभी लिमिट क्या हो जाएगा 2 to 1 हो जाएगा, एक अपर लिमिट पुट करेंगे 1 के स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका 2 के स्क्वायर बाई 2, दोस्त अगर आप यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 2, दोस्त यहाँ से अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 1, एलसीएम लेके इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, क्या आ जाएगा -4 बाई 2, यानी हो जाएगा -3 बाई, सॉरी दोस्त यहाँ 2 ही होगा ना, एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, 3 बाई 2, ये हो जाएगा क्या दोस्त -3 बाई, यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा -3 बाई 2। आप गौर से देखो इस वाले आंसर को, गौर से देखो इस वाले आंसर को, आप गौर से देखो, आप गौर से देखो इस वाले आंसर को और गौर से देखो इस वाले आंसर को, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, एक पॉजिटिव इतना 1 to 2 में अगर पॉजिटिव दे रहा है तो 2 to 1 में वही फंक्शन क्या दे रहा है निगेटिव दे रहा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लिमिट पलटेंगे एक माइनस साइन उसके साथ जोड़ देंगे, जो पहले होता था उसके साथ क्या माइनस हो, लिमिट पलटे मतलब माइनस साइन उसके साथ एक आ जाएगा, पहले माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बस लिमिट उलटने पर एक साइन क्या कर देंगे चेंज। अपेक्षा करते हैं कि आपको दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्त चलिए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्त। थर्ड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ a to b k into fx dx या c into fx dx, कोई कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या करते हैं उस कांस्टेंट को बाहर फेंक देते हैं इंटीग्रेशन से a to b fx dx, बाहर कर देते हैं उसको और ऐसे इंटीग्रेट करते हैं a to b के बाहर a to b fx dx। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपके पास ऐसा रहा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x dx है ना 0 to पाई बाई 2, दोस्त इसी बात को आप ऐसा लिख सकते हो 2 बाहर कर दो 0 से पाई बाई 2 sin 2x dx, आप ऐसे कर सकते हो, कांस्टेंट को क्या करते हो बाहर कर सकते हो। या फिर ऐसे रहे इंटीग्रेशन ऑफ a sin या cos कुछ भी या tan x dx जो भी है 0 से पाई ऐसा रहेगा, तो आप चूंकि a क्या है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, a क्या है कांस्टेंट, आप क्या करना कांस्टेंट को बाहर 0 से पाई sin x dx, अब इसका इंटीग्रेशन करना सिंपली और जो आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्त अभी आप प्रॉपर्टी नंबर 3 वाली बात सीख के हुए, बहुत ही एक सिंपल प्रॉपर्टीज हम लोग अभी लर्न कर लिए यहाँ से। तो 1 2 3 प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ से भी लर्न किए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, आपको तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं हम चौथी प्रॉपर्टीज की, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx a to b। दोस्त अगर ऐसा है तो हम वेरिएबल का नाम यहाँ चेंज करेंगे, फिर जो इंटीग्रेशन आएगा, मान लीजिए अभी कुछ इंटीग्रेशन आता है तो अगर वेरिएबल का नाम चेंज करके इंटीग्रेशन करें तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है, वो सेम चीज़ें रहने वाली है। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं a to b में, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें अलाउ करता है यह प्रॉपर्टी कि आप इसी को लिख सकते हैं ft dt, या आपका मन ऐसे ना लिखने का, देखिए खाली वेरिएबल का नाम चेंज करें, इससे वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब इंटीग्रेशन सेम आने वाली है। कहीं पे इस तरीके से लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो अलग तरीके से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरे किसी सवाल को प्रूव करना है या किसी को इवेलुएट करना है अलग टर्म में, तो हम ऐसे ले जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं वहाँ पे। तो दोस्त जब कभी भी आपको ऐसा मिल जाए तो आप वेरिएबल का नाम जब चेंज करोगे तो उससे इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई सेम वैल्यू आएंगी। जैसे आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते थे
इसी बात को दोस्त आप ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ इतना तो इतना है ना, तो इसी बात को लिख सकते हैं ए टू बी है ना, एफ जेड डी जेड, किसी का मन होगा तो लिख देगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ के डी के है ना, ए टू बी। बस इसकी वेरिएबल के नेम चेंज करने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगी, डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे एक एग्जांपल की अगर बात करें हम एग्जांपल की, तो दोस्त यहाँ से क्या होती है वेरिएबल ए, जैसे देखिए हमारे पास ए टू बी है, यानी ए टू बी छोड़ो, हमें हमारे पास है 0 to पाई, ठीक है, 0 to π/2 कर लो। ये है साइन एक्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 0 to π sin x dx। अब कोई बच्चा यही काम कर रहा है कि इसी बात को अगर हम लिखें तो हम अपने प्रॉपर्टी के अनुसार 0 से π/2 इसको लिख सकते हैं साइन टी डी टी। दोस्त एक काम करते हैं, दोनों की वैल्यू इवेलुएट करते हैं, दोनों की वैल्यू निकालते हैं। इधर देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, कितना से कितना 0 से π/2। अच्छा अगर हम बात करें इसकी, तो इसके कितना हो जाएगा साइन टी का कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी 0 से π/2। दोस्त अगर इधर बात करें हम इसकी सॉल्यूशन की, तो π/2 का मान रखेंगे तो माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ये हमें LHS में मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ हमें LHS में ये वाला वैल्यू मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम इसमें π/2 पुट करें टी के बदले, तो हो जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस 0 पुट करेंगे कॉस के टी के बदले, तो हो जाएगा माइनस कॉस 0। तो ये हम जैसे इवेलुएट करेंगे दोस्त यहाँ से, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। आप गौर से देखो तो ये दोनों वैल्यू सेम है, कैलकुलेशन करोगे तो ये को आएगा 1, ये भी आएगा 1, क्योंकि माइनस कॉस π/2 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस π/2 0 होता है, कॉस 0 1 होगा तो माइनस +1 तो हो जाएगा +1, इधर भी 0 और ये भी हो जाएगा +1, तो ये 1 बराबर 1। मतलब आप क्या देखे गौर से, यहाँ से क्या सीखे आप, ये सीखे कि वेरिएबल के चेंज करने पर, वेरिएबल यहाँ चेंज करने पर ध्यान रखिए दोनों चेंज करना है, ऐसा नहीं कि ये टी कर दिया ये dx रहने दिए, ऐसा मत कर लेना भाई, है ना, नहीं तो dx हो गया ये dt कर लिए, फिर आपका वर्क काम गड़बड़ा देगा, है ना, काम गड़बड़ा देगा। क्लियर है, आपको ये डिफरेंशियल चेंज और ये दोनों सेम चेंज करनी है। तो आप जब ये इस तरह से वेरिएबल जब चेंज करोगे ये इस तरह से, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब कि देखो दोनों केस में वैल्यू सेम आ रही है, मतलब हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, अलग नाम वेरिएबल का दे सकते हैं। तो जब कभी भी आप मतलब वेरिएबल का अलग नाम देंगे तो उससे कोई फर्क वैल्यू में इंटीग्रेशन का नहीं पड़ेगा, जो कि हम यहाँ एक एग्जांपल से भी देखें कि जब कभी भी हम वेरिएबल का नाम चेंज किए हैं, यहाँ पे टी डी टी कर दिए, साइन जेड डी जेड कर देते, तब पर भी वही वैल्यू आती, तब मतलब हम ये काम कर सकते। तो ये कहला हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 में देख लिए। क्लियर है क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग इसको लर्न कर लिए कि जब कभी वेरिएबल का नाम हम चेंज करना हो हम कर सकते हैं, ये अलाउ करता है, उससे डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आती है। दोस्त इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 देख लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 5 की तरफ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, ठीक है, हमें a to b इंटीग्रेशन करना है fx dx में। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं a to c fx dx प्लस c to a fx dx। दोस्त ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये क्या कहता है, ये कहता है दोस्त कि अगर हम बात करें ग्राफिकली इस चीज़ को समझने की, तो दोस्त अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये fx कोई फंक्शन है, ठीक है दोस्त, किसी फंक्शन का ग्राफ है, द रैंडम फंक्शन। अभी हमने एक रैंडम फंक्शन ले लिया है, कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी हो सकता है। अब यहाँ से a to b में अगर हमें एरिया निकालनी है, a to b में अगर हमें एरिया निकालनी है, तो इसमें हम अगर एक c पॉइंट डिफाइन कर ले, भाई क्या डिफाइन हुआ, हाँ दोस्त, अगर हम इसमें दोस्त सी पॉइंट डिफाइन कर ले, क्या कर ले, सी पॉइंट डिफाइन कर ले, तो अगर सी पॉइंट डिफाइन कर ले तो दोस्त अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये वाला एरिया आप देखो, ये रीजन, और आप देखो ये वाला रीजन देखो दोस्त,
इस दोनों रीजन का जोड़ देखो, हम यहाँ a से c तक इंटीग्रेशन कर ले इस फंक्शन का और प्लस c से b तक कर ले तो भी a से या फिर डायरेक्ट a से b तक कर ले तो अभी केस में हमको ये पूरा ही रीजन मिलने वाला है। अब डायरेक्ट पूरा कहीं एरिया का इंटीग्रेशन कर लो या फिर a से c तक कर लो, c से b तक कर लो, है ना, a से c तक कर लो और c से b तक कर लो। दोनों केस में क्या होने वाले हैं, आपको सेम वैल्यूज आने वाली है। तो हम लोग कहते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन अगर की बात करें, यानी a से b की बात करें, इंटीग्रेशन की a से b की fx dx की, तो दोस्त हम कहते हैं हम लोग कि देखिए आप क्या कर लीजिए a से अगर b तक की बात करें तो आप क्या कर लीजिए, a से c तक कर लीजिए, a से c तक इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिए प्लस c से b तक कर लीजिए तो सेम चीज़ें आएगी। तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा दोस्त कि अगर हम a से b तक डायरेक्ट कर ही लेते हैं तो बीच में नौटंकी करने की हमको क्या ज़रूरत है। दोस्त होगा ना कि a से b तक जब हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं तो हमको 4 बार तोड़ के क्या लिखने की ज़रूरत है। हो सके कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो सोचे कि इस इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रल को a से b तक को हम ऐसे कर ले, a b है, हम उसको क्या कर ले, एक c1 c2 c3 c4 c5, अब उसका मन है कि हम 5 बार पार्ट में बांट करके इसका इंटीग्रेशन करें पूरे रीजन का। कोई a टू b में करना चाह रहा है ये fx का, कोई ये 5 बार में बांटना। तो अब आप हमारे अनुसार अगर ऐसा संभव है तो क्या a से b में कोई कर रहा है तो वो तो सबसे बेस्ट होगा कि वो 4 बार करना नहीं जाएगा, नहीं हमको पागलपंथी धरेगा कि हम बीच में तोड़ के नौटंकी करते रहें, ऐसा तो हम नहीं सोचेंगे। तो ऐसा करते क्यों है, ये सबसे बड़ा रीज़न आता है कि ऐसे बीच में ब्रेक करने के क्या रीज़न है। दोस्त ये तो नॉर्मल फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्या प्रॉब्लम आएगी हम आपको बताते हैं। तो इसका वो बच्चा क्या करेगा, कहेगा देखिए a से c कर लेंगे तो a से हम यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से a से c1 करेगा fx dx, ठीक है दोस्त, प्लस फिर क्या करेगा c1 से c2, फिर c1 से c2 fx dx, प्लस फिर क्या करेगा c2 से c3, c2 से c3 fx dx। दोस्त इसको इरेज कर लेते, ये आगे लंबा जाने वाला है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ c3 से, ये c3 से c4, c3 से c4 पॉइंट तक क्या करेगा, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेगा। फिर c4 से c5 तक, c4 से c5 तक fx dx का करेगा, प्लस में c5 से b तक, c5 से b तक fx dx करेगा। दोस्त अगर ऐसा करता है तो कोई एक ही बार में निकाला, उसी फंक्शन इंटीग्रेट करके लास्ट और एंड पॉइंट पे डायरेक्ट निकाल रहा है, उससे सेम वैल्यू आ रहा है, कोई बार बार बीच में ब्रेक करके कर रहा है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो अगर ई नौटंकी अगर ऐसे ही करना है तो हमारे अनुसार से तो सबसे बड़ा गधा वो होगा जिसको ब्रेक करके करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है दोस्त कि आपको करना पड़ेगा ब्रेक, तभी जाके वो सवाल होने वाले रहेंगे सॉल्व। वो क्यों ब्रेक करना पड़ेगा, जब आपको मॉडुलस फंक्शन मिलेंगे या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेंगे, मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, GIF जब मिलेंगे, ऐसे फंक्शन सब जब मिलते हैं तो होता क्या है कि ब्रेकेज अगर आ जाएंगे ग्राफ में कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू था, ठीक है, यहाँ से फिर कंटिन्यू है, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू था a से b तक, अब फिर है यहाँ पर ब्रेक है ग्राफ का, फिर ग्राफ यहाँ से फिर कंटिन्यू हो रहा है। तो जो ब्रेकेज पॉइंट होंगे आपको वहाँ पे उस इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा उसके, और a से b के बीच में कंटिन्यूअस इंटरवल में, और मान लीजिए कहीं पे वो ब्रेकेज ग्राफ ब्रेक है तो आप जब जहाँ ब्रेक रहता है वहाँ तक कंटिन्यू आप कर सकते हो, फिर उसके बाद वाले पर आपको करना पड़ेगा। तो जब ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस रहता है तो उसमें a टू b में ही हमें करने में फ़ायदा रहता है। लेकिन जब ग्राफ जहाँ ब्रेक होने लगता है, जब ग्राफ डिसकंटिन्यू होने लगता है, लाइक दैट
ऐसे जब ग्राफ हो जाएंगे, देखिए ग्राफ अगर हम आपको बताएं दोस्त, ग्राफ कुछ ऐसे जब बनने लगेंगे, ऐसे ऐसे जब बनने लगेंगे, यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो देखिए इस पॉइंट तक का ग्राफ कुछ अलग है, यानी मान लीजिए A2 यहाँ B है ये, तो ये पॉइंट बीच में C बना, तो यहाँ तक का ग्राफ कुछ अलग है दोस्त, यहाँ तक का ग्राफ कुछ अलग है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप A से B में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बीच में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, बीच में आपको ब्रेक किए बिना काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रेक करने हमें आना चाहिए, नहीं तो अगर इसकी जरूरत नहीं रहता तो ये तो नौटंकी हो जाता कि हम एक ही बार में कर रहे हैं, कोई 10 बार में कर, तो 10 बार करना तो डिफिकल्ट है। लेकिन जब ग्राफ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ब्रेकेज पॉइंट आएंगे, तो वहां पे आपको ब्रेक करके ही करना पड़ेगा, सो डैट उस प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि जब ग्राफ कंटिन्यूअसली जैसे रहे, लेकिन उसमें भी आपको जो ब्रेकेज पॉइंट आपको मिल जाए, या फिर हमें बीच में कुछ ऐसे इंटरवल मिले जहां पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा ग्राफ को इंटीग्रेट करने के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेशन तो कर लेंगे इसका, है ना दोस्त, यहाँ से यहाँ तक तो इंटीग्रेशन हम कर लेंगे इसका, बट फिर यहाँ से हमको C से अलग यहाँ करना पड़ेगा। हम A to C डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टीज हमें आएंगी, तो हम ब्रेकेज पॉइंट पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसी तरह के ये तो आप एक नॉर्मल एग्जांपल दिए कि जहाँ पे हम A to C करें और C to B करें, तो ये हमारा एक ब्रेकेज पॉइंट मिल जाता है। इस तरह से कई ऐसे ग्राफ बनते हैं जिसमें आपको ब्रेक करने पड़ेंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ये सब पॉइंट पे आपको, जैसे अगर मॉडुलस फंक्शन रहेगा तो आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन यानी मॉड ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो उसके केस में क्या होगा, आपको ये 0 होता है, ये आपको ये रीजन बनेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा दोस्त कि पहले आपको भाई उस केस में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा क्या, देखिए इस केस में क्या होगा दोस्त, उस केस में आपको क्या होगा, जैसे एक रीजन ये होगा तो अब 0 से आपको इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर एक ब्रेकेज पॉइंट लेके क्या A से, मान लीजिए पूरा A से B है, तो आपको इधर से यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है, बीच में आपको ब्रेकेज पॉइंट से अलग अलग इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ जाती रहती है। तो वहाँ पे हमको जो हमारे इंटरवल दी रहती है, जो फंक्शन की इंटरवल दी रहती है, बीच में हम ब्रेकेज पॉइंट लेते हैं, वो हमारी ज़रूरत हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि मज़े के लिए करने जा रहे हैं ब्रेक करने का, है ना, तो मज़ा नहीं करने के लिए आते हैं, वो हमारे उसके किए बिना आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, सो डैट हमें वहाँ पे ब्रेकेज लेना पड़ता है और इंटरवल हम ब्रेक करते हैं। तो एक ये चीज़ें तो आप लगी प्रॉपर्टीज नंबर 5 के बारे में। दोस्त अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज 5 की प्रूफ थोड़ी सी, कि कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे, वो क्या वो सही है या नहीं है, उसकी प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्त अभी प्रूफ के बारे में अगर हम बात करें नॉर्मली, तो हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग प्रूफ की बात करेंगे नॉर्मली। प्रॉपर्टीज नंबर 5 हमारे पास क्या था दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ A to B, है ना, fx dx, और इसको हम क्या किए थे, A to C fx dx प्लस C to B fx dx, ठीक है। जहां अगर हम बात करें एक लिमिटेशन डिफाइन करें, वैसे C तो इन और आउट दोनों हम ले सकते हैं, बट एक लिमिटेशन अगर हम डिफाइन कर दे, तो अगर हम बात करें तो यहाँ C के बारे में, C जो होगा वो A से बड़ा, ठीक है, और B से छोटा, इसी के बीच में हम रखेंगे C को। ऑलमोस्ट क्लियर है। तो ये चीज़ें अगर हम करें नॉर्मली यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम प्रूफ की बात करें नॉर्मली, तो दोस्त देखिए यहाँ पे ये हमारी ग्राफ है A to B में, ठीक है, A to B में, ठीक, और किसी फंक्शन की रैंडम फंक्शन है fx, किसी फंक्शन की ग्राफ है, और इस तरह से ये पॉइंट C है। तो हमको पता है ऑलरेडी कि ये वाले रीजन है ना, और ये वाले रीजन का सम जो हो जाएगा हमारा वही आने वाला है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ LHS डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं, देखते हैं कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्त बात करते हैं नॉर्मली, शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है, सॉल्व भी करते हैं। इसका हो जाएगा, मान लीजिए इंटीग्रेशन कैपिटल fx आता है, तो कहाँ से कहाँ होगा, A to B, है ना, और ये कहाँ से, इसका कैपिटल fx आ गया, कहाँ से कहाँ होगा दोस्त, A to C, ठीक है। ये कहाँ से होगा दोस्त, ये आपका आ जाएगा C to B, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से यहाँ तक करने के बाद जरा इसको हम लोग ओपन अप करें, तो ये हो जाएगा f of B माइनस f of A, ठीक है दोस्त। और इसका करें तो ये हो जाएगा f of C माइनस f of A, इसका हो जाएगा प्लस f of B माइनस f of C, ठीक है दोस्त। एक बार में अपर लिमिट, एक बार में लोअर लिमिट। देखो दोस्त ये f of C एक प्लस में है, एक माइनस में, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट, हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो f of B माइनस f of A,
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से देखो LHS बराबर क्या है, RHS। LHS बराबर क्या है, RHS। मतलब हमारी ये जो प्रॉपर्टी से एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है, हम इसको प्रूव कर पाए इस तरीके से। वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो इसी के सम के बराबर आएंगी, तो इस तरह से ये इक्वल टू आ जाते हैं दोस्त। तो ये समझ में आ गया क्या, ये क्लियर होगा, ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। एक प्रॉपर्टीज और भी है जिसको हम लोग कर लेते हैं। अगर ए टू ए में ही इंटीग्रेशन करें, जरा सोचिए कि हमको एक पागलपंथी चढ़ा कि हम चाह रहे हैं ए से ए में ही इंटीग्रेशन करें, तो ए से ए में कितना इंटीग्रेशन आएगा, 0। अब ए लाइन पर ही आप इंटीग्रेट करें तो उसके बीच कितना रीजन बनेगा, कुछ भी नहीं, 0। तो ए से ए या बी से बी या सी से सी, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर सेम रखे तो कितना बनेगा, कुछ नहीं, 0। तो एक प्रॉपर्टीज और भी लिख लीजिए आप, एक प्रॉपर्टीज और भी आप लिख लीजिए, वो प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 6 एक लिख लीजिए आप, ए टू ए या बी टू बी, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होना चाहिए, एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन 0 आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात कर लीजिए दोस्त, तो अगर हम अभी जैसे आपको ग्राफ से तो समझा ही दिए, अगर आप बात कर लो ऐसे कि जैसे मान लो 2 से 2 है ना, 2 से 2 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है दोस्त, एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम में से सबको पता है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, 2 से 2। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब बाई 3, और 2 क्यूब बाई 3 माइनस 2 क्यूब बाई 3 कितना हो जाएगा, 0। तो अभी से ध्यान रखेंगे, कभी भी जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए तो हमारी इंटीग्रेशन कितनी आती है, 0 आती है। तो दोस्त इस तरीके से, हाँ इसकी प्रूफ की बात करो तो कुछ भी नहीं करना दोस्त। अगर प्रूफ की बात करेंगे हम एफ एक्स डी एक्स की प्रूफ की, ये सब प्रूफ आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ देख लो कि प्रूफ भी कैसे होता है। नॉर्मली यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, जिसकी प्रूफ आपकी ज़रूरत रहेगी हम वो बता देंगे, ए टू ए, ठीक है दोस्त। ए टू ए है तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, एफ ए माइनस एफ ए, ठीक है। अब एफ ए माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो गई इसकी प्रूफ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। अभी तक आपको 6 प्रॉपर्टी बता दिए, सभी अपने आप, जितने भी प्रॉपर्टीज आप डिफरेंट इंटीजर का पढ़िएगा वो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो आगे जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर में हम लोग ये 6 प्रॉपर्टीज को लर्न किए। आप ये सारी प्रॉपर्टीज को बार बार अपेक्षा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, मगर 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अपकमिंग प्रॉपर्टीज है वो सारे, जो अपकमिंग प्रॉपर्टीज है वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूरी आपकी जड़ होगी जो सवाल जहाँ से आएंगे, ये सब तो उसमें यूज होंगे उसके सॉल्व करने में, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिए, इसको जो वीडियोस देख रहे हैं उसको कंटिन्यू देखिए और एक सीरियल वे में देखते जाइए। अपेक्षा करते हैं जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्रीवियस सारी लेक्चर को देख लिए हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ, प्रॉपर्टी नंबर 7 के साथ। धन्यवाद।